आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्थिति ठोस अवस्था में पदार्थों के अस्तित्व को पुष्ट करता है या कि पुष्टि करता है। जिनमें सबसे पहला ऑप्शन है उच्च तापमान, दूसरा ऑप्शन है आपका निम्न तापमान, तीसरा उच्च तापीय ऊर्जा और चौथा है दुर्बल सहसंयोजक बंधन। इनमें आप यदि देखना चाहते हैं तो सबसे पहले जो हमारा उच्च तापमान है, इसका अर्थ है क्या कि ये क्वेश्चन में कहना चाहता है क्या कि क्या आप किसी भी पदार्थ को ज्यादा टेम्परेचर देंगे या उच्च ताप देंगे तो वह पदार्थ ठोस अवस्था में रहेगा। जबकि हम लोग जानते हैं क्या कि यदि किसी पदार्थ को टेम्परेचर देंगे तो वह निश्चित तौर पर द्रव या गैस अवस्था में होगा, वह किसी भी स्थिति में ठोस अवस्था में नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि हमारा ये आंसर नहीं होगा। हम लोग सेकेंड ऑप्शन देखें। सेकेंड ऑप्शन में है निम्न तापमान। ये बात हमारा सही है। जब आप किसी भी पदार्थ का टेम्परेचर कम कर देते हैं तो वह हमारा पदार्थ ठोस अवस्था में होता है। इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है। जैसे मान लीजिए आपका कोई भी व्यापर है, वाष्प है, आप वाष्प का टेम्परेचर घटा देते हैं। वाष्प का यदि आप टेम्परेचर कम कर देते हैं तो वो आपका चेंज हो जाता है द्रव में। फिर से आप इस द्रव का भी टेम्परेचर यदि कम कर देते हैं तो वो आपका चेंज हो जाता है ठोस में। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं क्या कि जब किसी भी पदार्थ का टेम्परेचर निम्न होता है या कम होता है तो वह पदार्थ ठोस अवस्था में पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि आखिरकार तीसरा ऑप्शन क्यों नहीं हुआ। थर्ड ऑप्शन है हमारा उच्च तापीय ऊर्जा या हाई थर्मल एनर्जी, यानी कि कह रहा है कि आप जब किसी भी पदार्थ को ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो वह ठोस अवस्था में होगा, जबकि हमारा पहला ऑप्शन भी वही था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि हमारा कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में होने के लिए निम्न टेम्परेचर चाहिए, ना कि उच्च टेम्परेचर। अगला है आपका दुर्बल सहसंयोजक बल, या कह सकते हैं क्या वीक कोहेसिव फोर्स, यानी कि कहता है कि जो बॉन्ड बने होते हैं मॉलिक्यूल्स, उनके बॉन्ड्स कमजोर होते हैं। जबकि हम लोग जानते हैं कि ठोस के अवयवी कणों के बीच स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हुआ बी नंबर, निम्न तापमान। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जिनमें हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अक्रिस्टलीय या कहिए अमॉर्फस सॉलिड है। कहता है कि कौन सा आपका अक्रिस्टलीय या अमॉर्फस सॉलिड है। जिनमें पहला ऑप्शन है ग्रेफाइट, दूसरा ऑप्शन है क्वार्ट्ज ग्लास या कि क्वार्ट्ज कांच, तीसरा है क्रोम एलम और चौथा है सिलिकॉन कार्बाइड। इनमें सबसे पहले देखिए कि आपका ग्रेफाइट जो है ये आपका कोवेलेंट सॉलिड है। दूसरी बात, आपका क्वार्ट्ज ग्लास ये आपका अमॉर्फस सॉलिड है। तीसरा सिलिकॉन कार्बाइड ये आपका कोवेलेंट सॉलिड है। और क्रोम एलम या कहिए कि आपका ठीक इसी प्रकार से क्रोम एलम से मिलता जुलता स्ट्रक्चर होता है आपका पोटास एलम, ये भी आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि क्वार्ट्ज ग्लास हमारा अमॉर्फस सॉलिड है। इनमें एक कंफ्यूजन होता है, कई बार हम लोग को ऑप्शन में क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास दे दिया जाता है, जिनमें हमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि दोनों का फार्मूला सेम होता है। क्वार्ट्ज का भी फार्मूला SiO2 होता है और क्वार्ट्ज ग्लास का भी फार्मूला SiO2 होता है। इसलिए हमें समस्या हो जाती है कि किसे हम अमॉर्फस सॉलिड कहेंगे और किन्हें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि यदि आपका ग्लास दिया रहे या कांच दिया रहे कि यह अमॉर्फस सॉलिड होगा, और यदि सिर्फ आपका क्वार्ट्ज दिया रहे तो वह क्रिस्टलाइन सॉलिड दिया होगा या क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। बात क्लियर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्वार्ट्ज कांच के अपवर्तन गुणांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मान के बारे में क्या सही है। कह रहा है कि जो क्वार्ट्ज ग्लास है इसके अपवर्तनांक के बारे में या अपवर्तन गुणांक के बारे में
या कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में क्या सही है। तो पहला ऑप्शन है सभी दिशाओं में समान होता है, दूसरा ऑप्शन है भिन्न दिशाओं में भिन्न होता है, तीसरा ऑप्शन है नहीं मापा जा सकता है, चौथा ऑप्शन है हमेशा शून्य। इन तरह का क्वेश्चन को जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आखिरकार क्वार्ट्ज ग्लास किनका एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले आप देखिए कि क्वार्ट्ज ग्लास जो है यह आपका अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है। अक्रिस्टलीय ठोस या आप कह लीजिए अमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल है। अक्रिस्टलीय ठोस या अमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल है। और हम जान चुके हैं कि जो अमॉर्फस सॉलिड है या अक्रिस्टलीय ठोस है उनका गुणांक कह सकते हैं, अपवर्तन गुणांक कह सकते हैं, या कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वह सभी दिशाओं में समान होते हैं। आप जान चुके हैं कि जो अमॉर्फस सॉलिड है वो आइसोट्रॉपिक है या समदेशिक है, और हम वहां जान चुके थे कि समदेशिक मीन्स क्या, कि वैसा गुण, किसी भी पदार्थ का वैसा गुण जो सभी दिशाओं में समान भौतिक गुण दिखाता है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं क्या कि जो अक्रिस्टलीय ठोस है उनका जो भौतिक गुण अपवर्तनांक है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वह सभी दिशाओं में समान होगा। इसका अर्थ है कि हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है कि सभी दिशाओं में समान होगा और ये सही होगा। हमारा दूसरा ऑप्शन है भिन्न दिशाओं में भिन्न होता है, कह रहा है कि अलग अलग दिशा में अलग अलग होता है, जबकि हम जान चुके हैं कि ऐसा प्रॉपर्टीज क्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टलाइन सॉलिड का। तीसरा ऑप्शन है आपका नहीं मापा जा सकता है, हम लोग माप सकते हैं। चौथा हमेशा शून्य होता है, ये बात भी हमारा गलत है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं क्या कि किसी भी अक्रिस्टलीय पदार्थ का अपवर्तन गुणांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वह सभी दिशाओं में समान होता है। इसी के आधार पर हम थ्योरी जब पढ़ रहे थे उस समय जाने थे कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि सभी दिशाओं में समान होता है, इस प्रॉपर्टीज को आप समदेशिक कहते हैं। और आप जान चुके भी हैं कि जो हमारा अमॉर्फस सॉलिड है वो आइसोट्रॉपिक या समदेशिक होते हैं। हमारा क्लियर है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्रिस्टलों में आयोडीन अणु डैश के द्वारा बंधे। चौथा क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन है आयोडीन क्रिस्टलों में आयोडीन अणु डैश के द्वारा बंधे। आपसे पूछना चाहता है कि जो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स I2 है वह आपस में किस बंधन से। पहला ऑप्शन है लंदन बल, पहला ऑप्शन है लंदन बल, दूसरा है द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाएं, तीसरा है संयोजी आबंध, हम लोग चौथा है कौलम्बिक। हम लोग एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यदि आपसे पूछा गया है कि आयोडीन अणु बंधे होते हैं किस बंधन से बंधे होते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो आयोडीन के जो अणु है इसके अवयवी कणों के बीच या इसके अणु के बीच कौन सा बंधन उपस्थित। सबसे पहले जानने इन चीजों को सबसे पहले जानने के लिए आपको जानना होगा कि आयोडीन मॉलिक्यूल्स जो है वह किस प्रकार का सॉलिड है। तो आप सबसे पहले जानिए कि आयोडीन मॉलिक्यूल्स जो है या मॉलिक्यूलर सॉलिड है। और जब आप एनसीईआरटी किताब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड को 3 टाइप से बांटा गया। सबसे पहला हमारा सॉलिड है पोलर सॉलिड, दूसरा आपका नॉन पोलर सॉलिड, और तीसरा टाइप का है हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड। हाइड्रोजन जब आप आयोडीन मॉलिक्यूल्स को देखेंगे तो वह हमारा नॉन पोलर सॉलिड का एग्जांपल है। और जब आप पढ़ेंगे इन चीजों को तो आपको पता चलेगा कि जो नॉन पोलर सॉलिड है इनके अवयवी कणों के बीच या आपका लंदन फोर्स या आप कह सकते हैं डिस्पर्सन फोर्स जबकि आप उपस्थित रहते, जबकि आप जानेंगे पोलर सॉलिड के बीच डायपोल डायपोल इंटरेक्शन या डायपोल डायपोल बॉन्ड उपस्थित रहता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड जो है वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो उपस्थित रहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड। इस हिसाब से आप कह सकते हैं क्या कि जो आयोडीन मॉलिक्यूल्स है उसमें आपका लंदन बॉन्ड या आपको कई बार ऑप्शन में रह सकता है डिस्पर्सन फोर्स या लंदन
डिस्पर्सन दूसरा फोर्स ऑप्शन है उपस्थित रहता है। दूसरा ऑप्शन है द्विध्रुव अन्योन इंटरेक्शन है, ये जो डायपोल इंटरेक्शन है यह उपस्थित होता है पोलर सॉलिड में और सहसंयोजी अबंध या कहिए कोवेलेंट बॉन्ड उपस्थित रहता है कोवेलेंट सॉलिड में। कूलम्बिक बल कहिए या आप कूलम्बिक बल कहिए या आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उपस्थित रहता है आयनिक बॉन्ड में। कि आप इस हिसाब से कह सकते हैं कि आयोडीन मॉलिक्यूल्स के अवयवी कणों के बीच लंदन बल उपस्थित रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नेटवर्क ठोस या आप कह सकते हैं कि कौन सा नेटवर्क ठोस है। तो हम लोग जानेंगे कि जो नेटवर्क सॉलिड है या नेटवर्क ठोस है, इन्हीं को आप कोवेलेंट सॉलिड कहते हैं। और कहता है कि ये आपका कौन सा सॉलिड है, यानी कि आपको जो नीचे ऑप्शन दिया गया है इनमें से नेटवर्क सॉलिड का एग्जाम्पल कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे SO2 ठोस जो है यह आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड है। दूसरा I2 दिया है, यह भी आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए थे I2 जो है या मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तीसरा ऑप्शन है डायमंड। हम लोग जब पढ़ेंगे तो देखिए क्या कि जो डायमंड जो है यह कोवेलेंट सॉलिड है, क्योंकि इनके डायमंड के जो अवयवी कण है या कहिए कि जो डायमंड के कार्बन है वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे होते हैं, इसलिए डायमंड आपका कोवेलेंट सॉलिड है। चौथा ऑप्शन है H2O बर्ड, और ये भी हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर सॉलिड या कहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं क्या कि जो डायमंड है या कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड है, जबकि अन्य सभी मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल है।